So this class is for learning the topic fund-based accounting. ये क्लास हम लोग खाली क्या पढ़ने के लिए कर रहे हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या आप लोग को रिसीव्स एंड पेमेंट्स बनाना आता है? बताना मेरे को जब रिसीव्स एंड पेमेंट्स बनाना आता है। एक सम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिक करके देखा था, एंट्रेंस फी कैसे प्रेजेंट करता है ये किया, और सब्सक्रिप्शन तो काफी ज्यादा टाइम लेके किया। अब हम लोग करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनपीओ को जो डोनेशन मिलता है वो डोनेशन दो तरह का होता है। ब्रॉडली क्या क्या दो तरह का डोनेशन होता है, ये मेरा क्वेश्चन। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। General donation, specific donation. स्पेसिफिक डोनेशन। ऑल दोज पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू। जनरल डोनेशन होता है, और एक क्या तरह का डोनेशन होता है, अगर आप हमको हेल्प कर सकता है तो? स्पेसिफिक डोनेशन। टाइप्स ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये जो अपना जनरल डोनेशन है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं? इस जनरल डोनेशन को हम लोग क्या मानते हैं? इनकम। और हम लोग का स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? लायबिलिटी। ये स्पेसिफिक डोनेशन के लिए जो अकाउंटिंग करता है उस अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, अपना कॉपी में फंड बेस्ड अकाउंटिंग हेडिंग लिख के ये कॉपी कर लो। सबसे पहले ये कॉपी कर लो फटाफट से। Is it done? सर एनपीओ में ना जो फंड्स होता है वो सारा का सारा क्रेडिटेड होता है टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। एनपीओ का सारा पैसा कौन सा फंड में रहता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो उस फंड में रहेगा, और जैसे ही वो पर्पस खत्म हो गया फंड खत्म हो जाएगा। पर अगर कोई हमसे पूछेगा एनपीओ का सारा पैसा कौन सा फंड के अंदर रहता है तो हम क्या बोलेगा? एनपीओ का सारा फंड्स आर क्रेडिटेड टू विच फंड? कैपिटल और जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये पॉइंट कॉपी कर लीजिए प्लीज। एनपीओ का सारा फंड्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। तो एनपीओ का जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा जिसके अंदर जाता है, ठीक है, वो सारा जिस फंड के अंदर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड और जनरल फंड। ठीक है यहां तक? तो एनपीओ का सारा फंड एक पर्टिकुलर फंड के अंदर जाता है, उस फंड का नाम है कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये एनपीओ क्या करता है? जब इसको कुछ फंड्स रिसीव होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर उसको फंड रिसीव हुआ है, द फंड्स हैव बीन रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो वो उसको एक अलग सेपरेट फंड में डालेगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ा यार? एनपीओ का जितना भी फंड्स आता है वो सारा का सारा क्रेडिट होता है कौन सा के अंदर? कैपिटल फंड और व्हाट? जनरल फंड के अंदर।
अब एनपीओ जब फंड्स रिसीव करता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो फंड्स एक अलग एक सेपरेट फंड के अंदर ही जाता है। तो एनपीओ जब फंड्स रिसीव करता है फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, तब वो एक सेपरेट फंड के अंदर जाता है, और इस सेपरेट फंड से रिलेटेड जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस होगा वो सारा इस सेपरेट फंड के साथ ही एडजस्ट होगा। एंड इसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो समवन इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग मनी टू मी, वो सारा का सारा अल्टीमेटली कहां जाएगा? कैपिटल फंड के अंदर। पर अगर कोई फंड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया गया है तो हम उसको एक अलग फंड बनाएगा, और उससे रिलेटेड जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस है वो सारा उसी फंड के साथ एडजस्ट होगा। एंड इसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। I want you guys to copy this point now. एनपीओ में जो भी फंड्स रिसीव होता है फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, वो एक अलग ही सेपरेट फंड में जाता है, उससे रिलेटेड जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस है सब उसी से एडजस्ट करता है हम लोग, एडजस्ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद दैट सेपरेट फंड। इसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो एनपीओ के अगर आपसे थ्योरी क्वेश्चन में पूछा एनपीओ का सारा फंड्स कहां जाता है, आपका आंसर क्या होगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। एनपीओ के अंदर सारा फंड्स कहां पे जाता है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। कैपिटल फंड और जनरल फंड। बट व्हेन अ फंड इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो वो एक अलग अकाउंट के अंदर जाता है। इट इज सेट असाइड इन अ डिफरेंट फंड, एंड उससे रिलेटेड जितना भी इनकम एक्सपेंस है वो उसी से एडजस्ट किया जाता है। एंड इसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। फंड बेस्ड अकाउंट। Receive the funds for a particular purpose, you keep it in a separate fund and then you adjust it with that fund all the income and expenses, and इस टाइप का अकाउंटिंग को हम लोग जो अकाउंटिंग बोलते हैं, that accounting is called as what accounting? Fund based accounting. क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? भैया मतलब स्पेसिफिक फंड कैपिटल फंड में नहीं होगा? नहीं, ये स्पेसिफिक फंड इज फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। तो वो पर्पस के लिए पैसा सेट असाइड किया, सारा फंड कैपिटल फंड के अंदर आया, उसके बाद क्योंकि ये स्पेसिफिक के लिए आया था, अब इसको सेट असाइड करके एक अलग फंड बनाया, और उसी फंड से जितना भी रिलेटेड इनकम एक्सपेंस है उससे एडजस्ट होगा। एंड इसका अकाउंटिंग को हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एनपीओ को जहां से भी फंड्स मिले सब कैपिटल फंड जनरल फंड में जाता है। पर व्हेन दे रिसीव अ फंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, then they set aside that fund in a separate account, and that accounting उससे related income expense भी फिर उसी से adjust होता है, and that accounting is called as fund based accounting. Now what you need to understand, ये हम हाई फाई लेवल चीज बोल रहे हैं। अगर सेपरेट फंड है तो सारा इनकम एक्सपेंस उससे एडजस्ट होता है, और नॉर्मल इनकम जो इनकम सब्सक्रिप्शन कमाता है, या मान लो हम इनकम कमाता है एंट्रेंस फी वाला इनकम, ये भी तो इनकम है, ये सब कहां जाएगा? अगर कोई हमको आंसर कर सकता है। जनरल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकालेगा। लास्ट क्लास का ज्यादा हम क्या बताया था? अब प्रॉफिट या लॉस निकालेगा, और फिर ये कौन सा फंड में चला जाएगा? माइनस हो जाएगा कैपिटल फंड। तो अल्टीमेटली तो सारा पैसा कैपिटल फंड में गया ना मेरा भाई, पर क्योंकि आप एक अलग अकाउंट बनाते हैं, क्या नाम से बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सारा कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर। What you need to understand is now this thing. I don't know ये हाई फाई चीज बोल रहे हैं, पता नहीं समझ पाएगा नहीं। एक्स्ट्रा ज्ञान टाइप से सुनना, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, रिप्लाई करना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। Do you agree till here? Liability plus capital. Now what you need to understand is ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हम लोग का। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कोई इनकम या एक्सपेंस दिख रहा है क्या आपको? डू यू सी एनी इनकम और एक्सपेंस इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन? नहीं। तो हम लोग क्या करता था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है ब्रो, पर ये जो इनकम और एक्सपेंस होता था ना, वो हम लोग कैपिटल से हम लोग कैपिटल में ही इनकम को क्या कर देता था, ऐड, एंड एक्सपेंसेस को माइनस। यस या नो? अगर हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सपैंडेड फॉर्म में बात करेगा, सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। यानी इनकम माइनस एक्सपेंस से क्या आंसर आता है? प्रॉफिट या लॉस। और प्रॉफिट या लॉस। पर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो
तो क्या इनकम एक्सपेंस हम लोग कैपिटल से प्लस माइनस करते हैं क्या? ये बताओ तो हमको जल्दी से। नहीं, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया और उस अकाउंट का नाम क्या है? P&L और उससे जो आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल से Capital प्लस से। या माइनस। तो एनपीओ को भी जितना फंड्स रिसीव होता है, जो भी नॉर्मल इनकम या एक्सपेंस हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, जो भी इनकम लग रहा है एक्सपेंस लग रहा है, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, एनपीओ का जितना भी इनकम एंड एक्सपेंसेस लग रहा है वो सारा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। income and expenditure account. अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम लोग निकालेगा या तो सरप्लस या डेफिसिट या या डेफिसिट। डेफिसिट। फिर ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल कैपिटल फंड और या फिर जनरल फंड। General fund. लेकिन if this income and expense is for that specific fund, is for the specific fund, तो अब बात समझो, ये इनकम एंड एक्सपेंस जो बनाया गया है ना, ये कौन सा फंड के लिए बनाया गया है? कैपिटल फंड और जनरल फंड के लिए। तो आप जो भी इनकम या एक्सपेंस कमाएगा, आप जो भी इनकम एंड एक्सपेंस कमाएगा फॉर द स्पेसिफिक फंड से, उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंस में जाएगा क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं जाएगा। क्या वो इनकम एंड एक्सपेंस में जाएगा क्या? नहीं, वो इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर नहीं जाएगा। तो उसी स्पेसिफिक फंड से क्या कर दिया जाएगा? प्लस माइनस। Plus minus. What you need to understand is, अगर वो इनकम एक्सपेंस में चला गया तो फिर तो वो कैपिटल फंड के अंदर चला जाएगा, जबकि आप तो पैसा सेट असाइड किया उस फंड के लिए। What I'm trying to teach you is very very basic. Any income or expense that you earn, एकदम समझो ना, इसे कंफ्यूज मत करो। कोई भी इनकम कमाओ, सब्सक्रिप्शन कमाओ, एंट्रेंस फी कमाओ, खाली डोनेशन कमाओ, कोई भी इनकम कमाओ या कोई भी तरह का खर्चा लगे आपका जिंदगी में, रेंट, सैलरी, ये सारा इनकम एक्सपेंस कौन सा अकाउंट के अंदर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इसका फाइनल रिजल्ट कहाँ पे चला जाता है? कैपिटल या जनरल फंड। फंड से प्लस या यही माइनस। तो हम बोल रहे हैं कि एनपीओ के अंदर सारा पैसा कौन सा फंड के अंदर जाता है? कैपिटल फंड और कैपिटल या जनरल फंड। General fund. और अब एनपीओ क्या करता है? एनपीओ कुछ पैसा को सेट असाइड कर देता है फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड उस स्पेसिफिक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड। Now let us take an example of specific fund. टूर्नामेंट फंड। तो भाई लोग, ये फंड हम बनाया क्या चीज के लिए, ये बताओ हमको। टूर्नामेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी रुपया मिलता है अपना घर वालों से, वो सब एक वॉलेट के अंदर जाता है। वैसे एमपीओ को जो भी इनकम एक्सपेंस मिलता है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है और कैपिटल फंड में आता है जो नॉर्मल वॉलेट है। और उस वॉलेट में बहुत सारा रुपया है, फिर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का बर्थडे, तो उस वॉलेट में सब कुछ रुपया एक अलग बक्सा में स्टोर करता है विद द नेम ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बर्थडे। कभी आपको मूवी जाना, आप एक अलग बक्सा में ट्रांसफर करते जाते हैं पैसा। तो वैसे ही एनपीओ क्या करते हैं, जब उनको पता है कि उनका एक स्पेसिफिक पर्पस आ रहा है तो वो फंड को अलग नाम से रख लेते हैं। और उन लोग क्या एग्जांपल दिया हम लोग उस फंड का? टूर्नामेंट फंड। अब ये फंड खाली क्या चीज के लिए यूज होगा? टूर्नामेंट। स्पेसिफिक पर्पस। हाँ। तो अगर आप इस टूर्नामेंट के कारण कोई भी इनकम कमाए, मान लो आप टूर्नामेंट का टिकट्स बेचा, टूर्नामेंट कंडक्ट करवा रहे तो लोगों को बुलाने के लिए आप टिकट्स बेचा, तो ये इनकम को हम लोग क्या करेगा? टूर्नामेंट फंड के साथ प्लस। और अगर कोई भी खर्चा लग रहा है माइनस। तो माइनस। Minus. क्योंकि इस बार क्या ये इनकम और एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा। अगर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया तो फिर वो कहां चला जाएगा? कैपिटल फंड। Capital fund. तो टूर्नामेंट फंड बनाने का कोई सेंस ही नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको हटा दें ऐसे कि टूर्नामेंट फंड है ही नहीं एंड कुछ इनकम एक्सपेंस हो रहा है टूर्नामेंट करवाते समय, इनकम एक्सपेंस हुआ टूर्नामेंट करवाने के लिए, पर देयर इज नो टूर्नामेंट फंड, हम अलग से कोई फंड डिसाइड नहीं किया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में Income and expenditure में इनकम एंड जाएगा. एक्सपेंडिचर जो अल्टीमेटली कहां लेके चला जाएगा? कैपिटल फंड। Capital fund. अगर मैं आप डायरेक्टली कैपिटल फंड से प्लस माइनस कर दो तो भाई चोमू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया क्यों? इसी के लिए तो बनाया ना कि आप अलग से हिसाब करेगा, क्योंकि इतना सारा इनकम एक्सपेंडिचर फिर कैपिटल फंड में करेगा। पर क्या टूर्नामेंट फंड के लिए हम अलग से कोई ऐसा अकाउंट बनाता है क्या? नहीं। नहीं. पहले हम लोग किस में प्लस माइनस कर देते हैं? स्पेसिफिक फंड। टूर्नामेंट टूर्नामेंट फंड। एंड इसी अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? फंड बेस्ड Fund अकाउंट। based accounting. अभी भी नहीं समझा आप लोग? एकदम मतलब ना डिग इन करके पढ़ा दिया गया है। समझ गया भैया। समझ गए भैया.
व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब आप अपना फंड्स क्रिएट किया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड उससे रिलेटेड जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस होगा वो सारा उसी से एडजस्ट होगा एंड इसका अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सिंपल। नहीं समझा? समझ गया। समझ गए भैया। So when a fund is set aside for a Particular purpose. specific purpose and the receipts मतलब income and the receipts and payments related to that fund, related to that purpose are adjusted with that fund. डैश इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नहीं समझे हो अभी भी? समझ गए भैया। Specific purpose and the receipts and payments related to that purpose are adjusted with that fund, then that kind of an accounting is called as what accounting? Fund based accounting. फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पर अगर हम लोग को कोई नॉर्मल रिसीप्ट एंड पेमेंट होगा जिसके लिए कोई अलग से फंड नहीं बनाया गया है, नॉर्मल रिसीप्ट एंड पेमेंट, नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंस, तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंस हो रहा है नॉट रिलेटेड टू दैट सेपरेट फंड, उस फंड से रिलेटेड नहीं है, तो ये कहां पे जाएगा? ये अगर आप लोग बोल देगा तो मजा आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कहां पे आएगा? कैपिटल फंड या जनरल हम लोग फंड। डायरेक्टली कैपिटल फंड या जनरल फंड में प्लस माइनस नहीं करते हैं, हम लोग उसको कहां भेजते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस, वहां से वो प्लस माइनस होके कहां आ जाता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। पर व्हेन यू हैव केप्ट द मनी सेट असाइड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, तो उससे रिलेटेड अब जो भी चीज कमाएगा, जो भी आएगा पैसा, जो भी पैसा जाएगा, वो सब उसी फंड से एडजस्ट होगा एंड दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए था सबको मेरे हिसाब से। क्लियर है भैया। ये कॉपी कर लो अपना, कॉपी के अंदर आई थिंक ये 2 पॉइंट कॉपी हो जाएगा तो आइडिया लग जाएगा और इसके बाद वी आर गुड टू डू 2 या 3 सम्स कर लेता फटाफट से। वेरी इजी टॉपिक। Are you guys copying this? हाँ। करिए कॉपी कर लेना तो बताना प्लीज। हाँ हो गया भैया। हो गया। परफेक्ट। तो ना मेरे को लगता है आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और एकदम सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो एनपीओ का सारा फंड कौन सा अकाउंट के अंदर जाता है अल्टीमेटली? कैपिटल फंड और जनरल फंड। पर व्हेन इट इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस तो हम लोग फंड्स को सेट असाइड कर देते हैं एंड उस टाइप का अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सारा इनकम एंड एक्सपेंस इस रिलेटेड इसी से क्या किया जाएगा? प्लस या फिर माइनस। पर अगर नॉर्मल इनकम और एक्सपेंस है तो वो कौन सा अकाउंट के अंदर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर उससे घूम के कौन सा में आएगा? कैपिटल। ठीक है, सबको क्लियर है? इसका कंसेप्ट कम भी है जो पहले मेरा असाइनमेंट में था, आप लोग का डीके गोल बुक में नहीं है, पर इस साल जब नया डीके गोल बुक आया ना, नया एडिशन, उसके अंदर वो सम ऐड कर दिया गया। दैट इज अ वेरी वेरी गुड सम, पर वो मेरा असाइनमेंट में ऑलरेडी था तो मैं आपको अपने असाइनमेंट से करवा देगा, पर वो नया डीके गोल का जो एडिशन है ना उसमें वो एडेड है तो वो आप लोग अपने असाइनमेंट से करवाएगा। चलेगा? इलस्ट्रेशन नंबर 4। Once you're ready, you can let me know so that we can start doing the sum immediately. रेडी भैया। Is everyone ready? हाँ भैया। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता है, पहला सम आप ध्यान से देखो, करो मत, इनफैक्ट हमको कर देखने दो, उसके बाद आप लोग करना। How will you deal with the following items? How will you deal with the following items? आप कैसे आइटम्स से डील करेगा while preparing the balance sheet of a club? बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब बनाते समय as at 31st March 2019. So how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 19? बैलेंस शीट बनाते समय कैसे डील करेगा? पहला आइटम क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स फंड। तो आपके पास पहले से एक फंड बनाया हुआ है, क्या पर्पस के लिए? स्पोर्ट्स पर्पस के लिए। तो स्पोर्ट्स फंड इज आवर
लाइबिलिटी स्पेसिफिक डोनेशन हम लोग क्या बनाने वाले हैं सबसे, एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। तो हम लोग के पास एक फंड पड़ा हुआ है, कितना रुपए का एक बक्सा पड़ा हुआ है अलग से, 5 लाख। 5 लाख। विच इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस के लिए? स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड। इस एनपीओ के अंदर दो तरह का फंड होगा, एक होगा स्पोर्ट्स फंड और एक क्या फंड होगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड स्पोर्ट्स फंड के कारण जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होगा वो इसी से क्या किया जाएगा? प्लस प्लस या माइनस माइनस। जस्ट अगर आपको जनरल इनकम या एक्सपेंस कमाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर आईएनडी में जाएगा, वो आईएनडी में जाएगा, और आईएनडी से घूम के कहा जाता है? कैपिटल फंड तो अपने पास एक स्पोर्ट्स फंड पड़ा हुआ है, कितना रुपया का? आई वांट 5 लाख। फोकस। 5 लाख। 5 लाख रुपया एक अलग बक्सा में पड़ा हुआ है, जिसके लिए हम स्पोर्ट्स के लिए यूज करेगा, अभी सम करना नहीं है। फिर बोला 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब बात बताओ हम लोग का ईयर एंडिंग क्या है? 31,391 और ये स्पोर्ट्स फंड कौन सा दिन पे दिया हुआ है? 1,418 साल के शुरू में मेरे पास एक बक्सा में कितना रुपया पड़ा हुआ था? 5 लाख। ठीक है। हाँ अब इन लोग क्या बोला? 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018, 5 लाख रुपया। तो इनका फंड में 5 लाख रुपया था, इन लोग क्या कर दिया इस पैसा को ले जाके? अगर आप जल्दी से बताएगा तो। इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी आपको शायद पैसा का जरूरत नहीं था, पर क्या इन्वेस्ट करने से क्या मेरा लाइबिलिटी हट गया? क्या मेरा स्पोर्ट्स इवेंट करवाने का हेडेक हट गया? क्या आप हमको एक बात जल्दी से बताओ तो। नहीं। भी होगा तो दिस स्पोर्ट्स फंड विल कंटिन्यू टू बी आवर लाइबिलिटी। Liability. आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। मेरा स्पोर्ट्स फंड के अंदर कितना रुपया अलग से पड़ा हुआ है? 5 लाख। 5 लाख। और मेरा बैंक अकाउंट के अंदर भी कितना रुपया है? 5 लाख। 5 लाख। आया ना? पर हम लोग को हाँ। इसका काउंटिंग नहीं करना सिखा रहे, पर फिर भी हम आपको ये एक्स्ट्रा ज्ञान में दे रहे हैं। अब इन लोग कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया? आप हमको ये बताओ जल्दी से। 5 लाख 5 लाख। तो 5 लाख रुपया कहाँ चला गया? इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में। फंड को कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं मेरा भाई, फंड में कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो क्या हमको ये कैश का हिसाब करना है क्या? नहीं, हम लोग का सिलेबस में तो उतना सोचो ही मत, खाली जो जो आइटम बोला हुआ उसके बारे में सोचना है। तो बताओ हमको ये स्पोर्ट्स फंड जो मेरे पास बक्सा है, ये कितना रुपया का है? 5 लाख। 5 लाख। ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी और मेरे पास अब एक इन्वेस्टमेंट है, कितना रुपया का? ये बताइए हमको जल्दी। 5 लाख। 5 लाख। और इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या होता है? ये मेरा क्वेश्चन है। Asset. क्या आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आया नहीं है? क्या अभी फंड में कुछ भी होगा या नहीं? क्योंकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाया ही नहीं अभी तक, कोई इनकम या एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो फंड को छूने का जरूरत नहीं है। एक बात बताओ हमको, आप लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, तो बताना हमको एक बात। जहाँ बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल होता था, जैसे 1 लाख रुपया का, हाँ अब आप जब फर्नीचर खरीदता था तो क्या आप कैपिटल को छूता था या एसेट साइड में फर्नीचर लिख देता था? हमको एक बात बताओ जल्दी। एसेट अगर कोई इनकम या एक्सपेंस होता था ना, तो ये कैपिटल को आप छेड़ता था इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पीएनएल। पीएनएल क्योंकि सारा इनकम एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल। और वो पीएनएल से कहाँ आता था? कैपिटल में। लेकिन अगर आप कोई एसेट खरीदेगा तो क्या वो मेरा कैपिटल को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं। समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी भी नहीं समझा आप लोग? तो अगर हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो मेरा फंड को इफेक्ट करेगा क्या? बताओ। नहीं। गाइस रिप्लाई कम हो गया। हम लोग का स्पोर्ट्स फंड है 5 लाख रुपए का, विच इज आवर लायबिलिटी। नाउ आई हैव इन्वेस्टेड मनी ऑफ 5 लाख रुपीस विच इज एन एसेट। क्या ये मेरा फंड को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, ये मेरा फंड को इफेक्ट नहीं करेगा। फंड खाली 2 चीज से इफेक्ट होगा। क्या क्या 2 चीज से इफेक्ट होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स इवेंट। और स्लो करे या ठीक है? यहाँ पर ठीक है। ठीक है भैया। इज आवर लायबिलिटी। कितना रुपया का लायबिलिटी हम लोग का? ये बताइए जल्दी से प्लीज। 5 लाख। 5 लाख। अब हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिया है? 5 लाख। 5 लाख। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप क्या कमाने वाले हैं? हमको इसका आंसर सुनना है आप लोग। Interest. रिप्लाई कम है। क्या कमाने वाला है हम इसके ऊपर? देखो इंटरेस्ट। इन लोग कितना % इंटरेस्ट रेट बताया है? 10%. तो 10% और 5 लाख कितना होता है? ये मेरा क्वेश्चन है। 50,000. ये 50,000 इस फंड के साथ प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है। ये इंटरेस्ट हम लोग का क्या है? इनकम है। इज दिस ओके? हाँ भैया। तो बात समझो, एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ, सब लोग पार्टिसिपेट करो।
स्पोर्ट्स फंड कितना रुपया का है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। 5 लाख। वो हम लोग का क्या है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। लाइबिलिटी। और अपना जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है वो कितना रुपया का है, 5 लाख। और वो हम लोग का क्या है, रिप्लाई। भाई लोग थोड़ा सा दिमाग खोल के पार्टिसिपेट करेगा तो पढ़ा पाएगा। क्लियर नॉट क्लियर, बोलो जल्दी से। फंड इज आवर, फंड इज आवर, स्पोर्ट्स फंड इज आवर। पूछ रहे हम आप लोग से, स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटी, पर जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है वो मेरा क्या है, एसेट। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम क्या कमाने वाला है, इंटरेस्ट। 10% ऑफ 5 लाख रुपया कितना इंटरेस्ट होता है, 50,000। ये इंटरेस्ट इसमें से प्लस कर दिया जाएगा 50,000। और देखो अब नेक्स्ट लाइन के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है, 37,500। ये तो हम लोग को कैश मिला है मेरा भाई लोग। तो हमको कैश में कितना मिला है, 37,500। मेरा एक्चुअल इनकम 50,000। हम लोग अकाउंटेंसी कैश बेसिस पे करता है या अक्रूवल बेसिस पे करता है, Accrual basis. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कितना रुपया मिला वो इररिलेवेंट है, क्योंकि एक्चुअली मेरा पूरा साल का इनकम कितना रुपया का है, 50,000 का। 50,000। प्लस कितना करेगा, 50। पर गौतम में मिला तो खाली 37,500 है। तो बताओ ना कितना इनकम और मिलना बच गया है, 12,500। तो बोलेगा अक्रूड इंटरेस्ट विच इज ऑल्सो योर। या अक्रूड इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है, एसेट। तो कितना रुपया का अक्रूड इंटरेस्ट बताइए जल्दी से प्लीज। 12,500। एक बार स्लो करें। स्पोर्ट्स फंड इज आवर Liability. बोलेगा नहीं, मैं पढ़ा नहीं पाएगा। स्पोर्ट्स फंड इज आवर, जल्दी से मुंह खोल के बोलो। Liability. लायबिलिटी में कितना रुपया लिख दिया हम लोग, 5 लाख। 5 लाख। एनपीओ में सेट असाइड कर दिया। कितना रुपया सेट असाइड कर दिया हम लोग एनपीओ के अंदर, 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख रुपया को हम लोग जाके क्या किया, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Invest. इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का 5 investment। लाख। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप क्या अर्न करने वाले, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Interest. स्टूडेंट्स कितना रुपया इंटरेस्ट अर्न करने वाले बताइए जल्दी से। 50,000। 50 इससे प्लस हो जाएगा। पर एक बात हाँ। बताओ, क्या आपको 50,000 रुपया मिला है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या 50,000 नहीं। मिला है क्या, नहीं। कितना मिला हमको ये बताओ ना जल्दी से। 37,500। जो मिलना बाकी है, जो मिलना बाकी है वो आपका क्या होता है, Accrued. तो क्या बोलेगा, अक्रूड। 12,000। अगर ज्यादा मिल जाता तो इंटरेस्ट कभी भी ज्यादा नहीं मिलता, या तो उतना मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो दो सिनेरियो पॉसिबल है। इंटरेस्ट जो रिसीव होता या तो 50 होता, अगर 50,000 पूरा मिल जाता तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाता, 0। तो यहाँ पे कितना मिला है, 37,500। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,500। 500। पहले हम रफ में सम समझा रहे, फिर फॉर्मली करना सिखाएगा। तो बताओ मेरे पास स्पोर्ट्स फंड कितना रुपया, 5 लाख। Liability. सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इससे रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस होगा वो इसी से प्लस माइनस किया जाएगा, ये एक अलग अकाउंट में नहीं जाएगा मेरा भाई। एंड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज आवर Asset. कितना रुपया का एसेट। 5 लाख। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप क्या कमाने वाला है, इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, अगर ये फंड नहीं होता और आप ये जो इंटरेस्ट कमाता, तब ये इंटरेस्ट कहाँ जाता, ये मेरा क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड Income and expenditure. अगर फंड नहीं होता, ये फंड के लिए नहीं होता, खाली 10% इन्वेस्टमेंट होता, तब ये कहाँ जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फंड है ही नहीं ना अलग से। फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में घूम के अल्टीमेटली कौन सा फंड के अंदर चला जाता। कैपिटल फंड। तो अभी ये फंड क्या चीज के लिए किया गया है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और स्पोर्ट्स फंड कितना रुपया है बता दो जल्दी से। 5 लाख। 5 लाख। कितना रुपया इंटरेस्ट कमाएगा, कितना कमाएगा 50,000। जो आप खुद से पूरा साल का कमाता, जो आप मेहनत से निकाला है, कितना रुपया निकाला है, 50, वो प्लस होगा। पर इंटरेस्ट मिला कितना है, 37,500. एक चीज में ना आपको मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए। द मूवमेंट यू सी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या देखेगा आप एग्जाम में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलती हर स्टूडेंट करता है। क्या देखेगा आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या निकाला, वो आपका एक्चुअल इनकम है। एंड देन यू कंपेयर विद द इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ही नहीं है, तो
तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? accrued interest. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज वन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले अगर आप रेट देखा तो आप खुद से क्या निकालेगा? Interest. इंटरेस्ट और वही इंटरेस्ट या तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या फंड में से क्या कर दिया जाएगा? प्लस Plus. एंड देन यू वांट टू कंपेयर दिस इंटरेस्ट विद व्हाट? इंटरेस्ट रिसीव्ड Received. इससे आपको क्या मिल जाएगा? अक्रूड Accrued interest. अक्रूड इंटरेस्ट एडवांस इंटरेस्ट बोल के कोई टर्म होता है क्या? नहीं भाई, हम तो ऐसा अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है आज तक, ठीक है। अब हो सकता है कि ना स्कूल वाला लोग को ऐसा सम में दे दे तो भाई देने के तो कुछ भी दे सकता है, ऐसा चोमुगी थोड़ी होना चाहिए लाइफ के अंदर, जो होता है वो पॉसिबल कैसे? स्पोर्ट्स फंड कितना रुपया का बताइए जल्दी से? 5 लाख स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का एसेट है वो कितना रुपया का? 5 लाख क्या इसका रेट दिया हुआ है क्या? सोचो, ध्यान ध्यान से सुनो, रेट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। कितना परसेंट रेट दिया हुआ है? तो अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट को यहाँ पे जाके जोड़ देंगे। कितना रुपया? 50,000। पर इंटरेस्ट गौतम भैया मिला कितना? अब हमको ये जल्दी से बता दीजिए। 47,500 जो मिलना बचा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? accrued interest कितना रुपया? 12,500 12,500। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। हाँ अब इन लोग बोला है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। नेक्स्ट आइटम देखो क्या बोला हुआ है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अगर खाली डोनेशन बोलता तब ये कौन सा अकाउंट में जाता? ये मेरा क्वेश्चन। Income and expenditure. income and expenditure और उससे फिर कौन सा फंड में जाता? capital fund Capital fund. यहाँ तो बोला है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड एंड देयर इज अ स्पोर्ट्स फंड। इसके साथ हम लोग इसको क्या कर देगा? plus Plus कर देगा. कितना रुपया का डोनेशन 1,20,000 हो गए हैं? समझ में आए हैं आपको आराम से? हाँ भैया हाँ भैया. फिर बोला स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। हम स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्ड कर रहे हैं तो रुपया आ रहा है या रुपया जा रहा है? खर्चा लग रहा है या इनकम हो रहा है? बताओ सोच के। खर्चा लग रहा है. प्राइज अवॉर्ड कर रहा है, मैं अवॉर्ड दे रहा है तो खर्चा लगेगा मेरा। क्या मेरे पास फंड है क्या? हाँ है। क्या मेरे पास फंड के अंदर उतना रुपया है क्या? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ है तो हाँ है. 1 लाख रुपया का क्या उतना रुपया फंड में है क्या? हाँ होलसेल में है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड कितना 1 रुपया लाख। अवॉर्ड कर देगा हम लोग? 1 लाख. 1 लाख. चलेंगे? कंफर्टेबल हो आप लोग? गौतम भी अगर फंड में रुपया नहीं होता तो क्या करता? वो बाद में सिखाएगा आपको। अगर फंड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा बाद में बताएगा। पहले बोलो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है क्या सब? हाँ भैया हाँ भैया. रुपया माइनस कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास उतना रुपया है फंड में, बहुत रुपया है फंड के अंदर। नेक्स्ट आइटम एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, क्या इसको माइनस कर सकते हैं क्या हम लोग? ये मेरा क्वेश्चन। हाँ कर सकते हैं. 15,000 स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो ये फंड से ही माइनस होगा। पर अगर फंड नहीं होता तो ये एक्सपेंस कहाँ पे जाता? हम चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज पढ़ा रहे हैं बार बार। income and Income and expenditure. अब वो कैपिटल फंड में आता तो अब कैपिटल फंड में डायरेक्टली माइनस नहीं करता, कहाँ जाके लिखता? इनकम एंड एक्सपेंस। उसके बाद आप Income यहाँ and लिखता। expenditure. समझा? हाँ भैया एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना रुपया माइनस होता? 15,000 15,000. 15,000. ठीक है क्या? ये जो आंसर आएगा ये अपना फंड में बच गया। कैरी फॉरवर्ड, खत्म। ये हम लोग का सम है। आपको समझ में आया गया? कुछ भी नहीं करना भाई। एक स्पेसिफिक फंड अलग रखा हुआ है, सारा इनकम उससे प्लस सारा खर्चा उससे माइनस, खत्म, सम हो गया। दिस अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पर अगर कोई जनरल इनकम है और जनरल एक्सपेंस, तो सारा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उसके लिए अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं एमपीओ का सारा फंड कौन सा अकाउंट में जाता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? Capital fund. कैपिटल फंड और जनरल फंड। क्लियर नॉट क्लियर? जल्दी से बता दो। क्लियर है भैया क्लियर है भैया। पूरा 100%? ठीक है। भैया हाँ, आप अपना डिवाइस का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे क्या प्लीज? मेरा डिवाइस का वॉल्यूम आई थिंक आई एम एट फुल वॉल्यूम यार। आर यू गाइस एबल टू हियर मी? सब लोग, बाकी लोग? हाँ भैया। हाँ भैया. Just anything you need to increase your volume of your phone. भैया फुल बोलो। यहाँ बैंक क्यों नहीं कर रहे हम लोग यहाँ? क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है उसके अंदर बैंक अकाउंटिंग करने बोला नहीं है उन लोग, तो हम लोग बैंक अकाउंटिंग नहीं कर रहे। वी ओनली नीड टू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर एंड व्हाट यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड द लॉजिक। एक चीजें नहीं करने का, हम लोग को इन लोग एग्जाम में ऑलरेडी क्या बना के देगा? क्या बना के देगा एग्जाम में हर्षित? आरएनपी। तो आरएनपी के अंदर तो ऑलरेडी बैंक का सारा एडजस्टमेंट किया हुआ ही होता है। हाँ इन लोग बोले कि जब हम लोग आपसे सिलेबस में पूछेगा ही नहीं तो हम लोग क्यों करवाए?
तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में नॉर्मली नो सिलेबस, नॉट जस्ट सीबीएसई, नो सिलेबस आस्क यू टू डू बैंक अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग बैंक का हिसाब नहीं कर रहे, हम लोग पैसा का हिसाब नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, फंड बेस्ड का अकाउंटिंग। यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जस्ट अ सेकंड वेट, यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। जब हम लोग प्रोविजन बनाता था, याद है? हाँ, प्रोविजन में हम लोग बैंक का अकाउंटिंग करता था क्या, ये बताओ तुमको जल्दी से। मतलब समझा नहीं हम ये। जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करता था तो हम लोग पीएनएल से बनाता था, तो हम लोग एंट्री लिखता था पीएनएल टू प्रोविजन। तो क्या हम लोग कहीं पे भी पैसा का लेन देन करता था क्या, ये नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं करता है, हम लोग अपना ही बिजनेस का प्रॉफिट को सेट असाइड कर देते हैं। तो क्या हमको किसी को और को पैसा देने का जरूरत है क्या? नहीं। वैसे नहीं। हमको जो भी रुपया रिसीव हुआ है वो सब तो बैंक के अंदर चला गया, तो सारा रुपया तो बैंक के अंदर ही है, तो हमको नया बैंक अकाउंट तो खोलेगा नहीं, बस हम लोग अकाउंटिंग बुक के लिए एक अलग से अकाउंट खोल देते हैं विद अ सेपरेट फंड। तो ये कोई पैसा हम अलग से नहीं रख रहे, वो तो खाली फील के लिए हम बोलते हैं, और असली में कोई किसी को पैसा दे रहा है, असली में पैसा तो खाली ये खर्चा का लग रहा है आपका, या जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका पैसा रिसीव हो रहा है, जो बैंक में प्लस माइनस होता रहेगा, पैसा आएगा जाएगा, बट दैट इज। तो फिर तो भैया बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच होता है? ये तो एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, ये क्यों मैच होगा? तो एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, ये तो एक्सट्रैक्ट है, पूरा बैलेंस शीट ही नहीं है। तो हमको क्या पता कि मेरे बैंक में पहले से कितना रुपया पड़ा हुआ है और क्या क्या एसेट है मेरे पास, खाली ये थोड़ी होगा मेरा सम के अंदर, बहुत सारा चीज होगा सम के अंदर। अरे दिस इज ओनली अ पार्ट ना, एनपीओ खाली ये थोड़ी करता है, सोच इसमें कैपिटल फंड ही नहीं है जिसके कारण पूरा एनपीओ शुरू होता है। हाँ समझ गया। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस कैन नेवर मैच। और हम लोग बैंक का हिसाब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको बैंक का करवा ही नहीं रहे, उनको खाली बोल रहे फंड का हिसाब करो, फंड के साथ क्या हो रहा है, हमको खाली ये बताना है स्पोर्ट्स फंड के अंदर लास्ट में कितना रुपया बचा आफ्टर द इवेंट। मेरा बैंक में तो इतना रुपया आता है, इतना रुपया जाता है, कौन उसका हिसाब करता है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है यार, ना हम आपको एक चीज बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज थोड़ा सा हाई लेवल, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। मैक्सिमम फर्म्स when they're doing the profit and loss account या फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ना, उन लोग कैश का हिसाब नहीं करते हैं, उन लोग तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उस प्रॉफिट में कुछ रुपया ऐसा भी तो होगा जो मिला ही नहीं आपको, तो योर प्रॉफिट बैलेंस डज नॉट इंडिकेट योर बैंक बैलेंस, पहला चीज। तो दूसरा चीज, हम लोग का सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे ना हम लोग को समझ में आता है उस फर्म का कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में। Our P&L does not indicate us about the cash movements. उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और पार्ट इंक्लूड कर दिया जाता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड यू वोंट बिलीव, एज एन एनालिस्ट जब हम स्टॉक मार्केट स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल ये है कि आपका पैसा कहां लगा है, कहां नहीं लगा है, वो सारा चीज समझने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यार कोई एक बड़ा फर्म लॉस में हो सकता है, अ बिग फर्म कैन बी इन अ लॉस, हाँ बट दिस लॉस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज डेप्रिसिएशन। हाँ पर क्या डेप्रिसिएशन के कारण आपका पैसा गया है क्या कहीं पे भी? नहीं, और योर बैंक बैलेंस इज सॉलिड। हाँ इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप कोई भी चीज को इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते ब्रो। आप एक चीज और समझो, आप इतना डाउट पूछ रहे थे हमसे, मेरा पीएनएल के अंदर ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है क्या, पर मेरा कैश पोजीशन नेगेटिव में चल रहा है, तो भी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है, क्योंकि आपका ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आप बहुत सेल तो कर दिया, पर वो सेल से आपका क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो आपका ब्लॉक हो गया पैसा बिजनेस के अंदर। तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा लोन ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट का लगेगा चूना। तो इट्स अ थिंग where you need to compare everything together and then you arrive at a conclusion. That's how you read a financial statement. इस टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ रीड, कुछ एनालिसिस नहीं कर रहे, we are just trying to learn when you have to maintain a separate fund for one particular purpose, then how does NPO do it? क्योंकि NPO इतना सारा इवेंट करवाता है, तो सबके लिए कुछ फंड्स एलोकेट कर दिया जाता है, एंड देन उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लब which is organizing an event for Father's Day, मान लो, तो वो क्लब क्या करेगा, कुछ पैसा अपना एलोकेट कर देगा अलग से, क्या चीज के लिए? फादर्स डे इवेंट के लिए। हाँ, और कोई एक जन को उसका इंचार्ज बना देगा। अब ये फादर्स डे इवेंट का अकाउंटिंग करते रहेगा बैठ के, प्लस माइनस हिसाब रखेगा, और लास्ट में बैलेंस शीट में जाके बता देगा इतना रुपया बच गया। अब समझा हम क्या बोलते हैं? तो एनपीओ में होता ही है, इतना इवेंट्स होता है, तो हर इवेंट के लिए फंड एलोकेट कर दिया जाता है मेन फंड में से, ठीक है, कुछ और डोनेशन आता है उसके साथ प्लस कर जाता है, फिर उसे खर्चा करते रहता है, और लास्ट में जो बचता है उसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं?
फंड बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो हियर वी आर नॉट ट्राइंग टू रिकंसाइल आवर बैंक बैलेंसेस यार, दैट इज ओके, ठीक है। गाइस प्लीज रिप्लाई करना है जल्दी से, आर यू क्लियर, नॉट क्लियर? Clear है क्लियर भैया। भैया। आई डोंट थिंक डिटेल में पढ़ा सकता था इतना बेसिक टॉपिक, क्लियर है आप लोग को? इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 अब साथ में कर रहे हैं, आई होप कॉपी में कोई किया नहीं अभी तक। सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31st मार्च। ऊपर सेंटर में हम लोग क्या लिख के बैठेगा, हम इसका फॉर्मेट के साथ सम करवा रहे हैं, तो वापस से इसका फॉर्मेट नहीं सिखाएगा। बैलेंस शीट आज एट क्या डेट पे, ये बताना जल्दी से। 31/3/19 31/3/19। अब बैलेंस शीट बना के रेडी कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। नहीं, खाली बैलेंस शीट लिखने से भी चलेगा, अब एक्सट्रैक्ट लिखेगा तो भी चलेगा, वो आपका चॉइस है, कोई दिक्कत। बैलेंस शीट एज 31/3/19, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, यस दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। क्या ये बैलेंस शीट मैच होगा? नहीं, आपको मैच करना ही नहीं, आपको खाली ये सारा आइटम कैसे होगा वो दिखाना है। तो बताओ पहला आइटम क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स फंड। Sports fund. स्पोर्ट्स फंड लिखेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज में। स्पोर्ट्स फंड इनर कॉलम में कितना रुपया पे लिखेगा हमको, इसका 5 लाख। 5 लाख. ठीक है यहाँ तक। हाँ। नेक्स्ट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या है, अगर आप लोग हमको आंसर कर सकते हैं। एसेट। Asset. एसेट में जाके लिखेगा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया ये बता दो हमको जल्दी से। 5 लाख। 5 लाख. या आउटर कॉलम में लिख दिया सीधा। अब एक बात बताओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? हड़बड़ी करेगा कुछ नहीं सीखेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हाँ। क्या? रेट हाँ। है क्या? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%. 10%. 10% में 5 लाख कितना रुपया होता है हमको ये बता। 50,000. 50,000. तुम यहाँ से प्लस कर देगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 50। गौतम भैया कितना मिला तो आप ये ढूंढे नहीं, क्यों ढूंढे? जब रेट पता तो पहले ये कर दो। समझ में आया हम क्या बोला सबको? हाँ। अब देखो क्या इन लोग इंटरेस्ट रिसीव बताया है क्या? अब ढूंढो इंटरेस्ट रिसीव बताया है क्या? क्या इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है क्या? बताओ उनको जल्दी से। हाँ। हाँ, वापस से यहाँ इंटरेस्ट प्लस करता है। हम बोलते हैं कि क्या पगला गए हो गया, यहाँ वापस प्लस करोगे क्या? नहीं मेरा भाई, वो इंटरेस्ट रिसीव से हम लोग को क्या चीज का डेटा मिल जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। Accrued interest. इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था? 50, पर मिला कितना? 37,000। 37,500. 12,500 हम लोग एसेट में लिख दिया, चलेगा। हाँ भैया. नेक्स्ट आइटम, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड इनकम या एक्सपेंस? Income. इनकम. तो इसमें से क्या कर दिया जाएगा? भैया ये तो लाइबिलिटी हुआ ना। अच्छा, लाइबिलिटी तो फंड के साथ ही प्लस कर देगा, मतलब डोनेशन इज एन इनकम पर नॉट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो स्पेसिफिक पर्पस का प्लस कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। ठीक है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, खर्चा लग रहा है स्पेसिफिक फंड से, इसको क्या कर देगा यहाँ से हम लोग? माइनस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। गौतम भैया अगर खर्चा ज्यादा हो जाता तो वैसा सम है ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब इसको करके बताना कितना रुपया आराम से। 555 5,55,000. बस हो गया। गौतम में बैलेंस शीट मैच वैच करना है, कुछ नहीं करना भाई, एक्सट्रैक्ट है, बस हो गया। ये कैसे होता है, ये प्रेजेंटेशन है, और इसका आपको एग्जाम में कितना मार्क्स मिलने वाला है। 3 लाख। ठीक है, सॉलिड सॉर्टेड। हाँ। हाँ भैया. एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस पार्ट? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग से। नहीं sir. नहीं. सब ठीक है ना, कंफर्टेबल है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया हम क्या पढ़ाया है? हाँ। हाँ भैया. The next sum, illustration number 5. पहले डिस्कस कर ले गया यार, प्लीज डिस्कस कर ले पहले। हाँ। डिस्कस करो और रिप्लाई करने का ट्राई करना व्हेन आई एम डिस्कसिंग। सबसे पहला आइटम देखो क्या दिया हुआ है, हम सबसे पूछ रहे हैं, सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है? मैच एक्सपेंसेस। Match expenses. Expenses. मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यस या नो? हाँ। अब आप मैच एक्सपेंसेस के लिए देखो क्या फंड है क्या? है। हाँ. हाँ. अगर फंड नहीं होता
तो ये मैच एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। आईएनडी और उससे वो घूम के कहाँ पे आ जाता है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड पर क्या अभी मैच फंड है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है हाँ। मेरा हर एक स्टूडेंट से है। तो यार हम लोग का मैच फंड हम लोग कौन सा साइड ऑफ द बैलेंस शीट में लिखते हैं, जल्दी से बता दो। Liability. लायबिलिटी अभी आप फॉर्मूला कितना लाख में कर रहे हैं, तो मैच फंड कितना रुपया है? 4 4 लाख। अब पहले खर्चा माइनस हो गया, पहले सारा इनकम मतलब जो भी रुपया आ रहा है वो पहले प्लस कर देते हैं, सारा रिसीप्ट को प्लस कर देते हैं पहले। तो डोनेशन हाँ। फॉर मैच फंड क्या करेगा, डोनेशन फॉर मैच फंड मैच कर देगा हाँ। 40। रुपया आया है हमारे पास, 1640 हम्म। रुपया आया है प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स को भी क्या कर देगा। Plus. Plus. 3,60,000. तो देखो मेरे पास कितना रुपया है इसके अंदर, हमको ये जानना है। 10 लाख। 10 लाख 10 लाख. एक्सपेंसेस कितना रुपया का हुआ है, 8 लाख. 8 लाख मेरे पास रुपया है क्या, हाँ. है। कितना रुपया लास्ट में बच गया, 2 2 लाख. लाख खत्म। क्या इन्वेस्टमेंट का झमेला था गया? नहीं. नहीं कैन वी स्टार्ट डूइंग द सम, क्या बैलेंस शीट बनाए हम लोग? हाँ. एक सेकंड, आप लोग को सम समझ नहीं आएगा, वेरी वेरी इजी सम, समझ आया या नहीं आया? आ गया। आ गया बैलेंस शीट आज है डॉट 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 मैच एक्सपेंसेस देखते ही सबसे पहले क्या ढूंढना था हम लोग को, ये मेरा मैच फंड। आंसर नहीं किया आप लोग गाइस, ऐसे थोड़ी होगा, बोलो क्या ढूंढना था सबसे पहले। मैच फंड मैच फंड। तो क्या मैच फंड है क्या सम के अंदर, जल्दी से बता दो। हाँ 4 लाख। हाँ 4 4 लाख. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग इसमें से पहले पेमेंट हटाएगा या पहले सारा पैसा लेगा? लेगा करने लेगा डोनेशन फॉर मैच फंड 2,40,000। 2,40,000 ठीक है, प्लस सेल ऑफ मैच 60। 3,60,000 हो गया। अब हाँ क्या माइनस कर सकते हैं, मैच मैच एक्सपेंस। एक्सपेंसेस उतना रुपया है फंड में, क्या उतना रुपया है क्या हम लोग के पास फंड में? हाँ तो मैच एक्सपेंसेस हम लोग कितना रुपया माइनस करने वाला है? 8 लाख. 8 लाख। ये माइनस करने के बाद मेरा फंड में कितना रुपया बच गया, 2 लाख। 2 लाख ये सम है। Have you understood this very clearly? क्लियर है भैया? एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, लिखो ना प्लीज। मैच फंड 4 लाख, सेम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। डोनेशन फॉर मैच फंड 2,40,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000। और ये मैच एक्सपेंसेस कितना बोला था इन लोग, ये बताओ ना हमको जल्दी से। 8 लाख। 8 लाख. अब इन लोग बोला है इफ द मैच एक्सपेंसेस गो अप बाई, इफ द मैच एक्सपेंसेस गो अप बाई 2,50,000, मैच एक्सपेंसेस 2,50,000 से बढ़ गया है, तो मैच एक्सपेंसेस टोटल में कितना हो गया, ये मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले। 10,50,000 2,50,000 से बढ़ा तो मेरा टोटल मैच एक्सपेंसेस हो गया है 10,50,000। डू यू एग्री विद दिस पार्ट और नॉट, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ भैया तो हमको फिर से क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट आज एट डॉट 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 हाँ liabilities रुपीस, amount। एसेट रुपीस। सबसे पहले लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैच फंड 4 लाख। मैच फंड 4 लाख अब मैच फंड के बाद पहले पेमेंट करेगा या पहले सारा रिसीप्ट को प्लस करेगा? प्लस करेगा. पहले रिसीप्ट को प्लस करेगा। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना रुपया है, डोनेशन फॉर 2,40,000 प्लस सेल ऑफ सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000 ये तीनों ठीक है यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? रिप्लाई करने का ड्यूटी आपका है। नहीं भैया अब ये जो मैच एक्सपेंसेस है ये कितना रुपया का है?
10,50,000 10,50,000 7 लाख का है और ये बढ़ गया 2,50,000 से, तो टोटल मेरा मैच एक्सपेंस लगा कितना रुपया? 10,50,000 तो बात समझो, मेरा मैच फंड के अंदर कितना रुपया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 लाख 10 लाख। तो मैच फंड के अंदर 10 लाख है, पर मेरा खर्चा कितना रुपया का लग रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। 10,50,000 और जबकि मेरे पास फंड में रुपया कितना है? 10 लाख। 10 लाख क्या हम 10,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे? नहीं माइनस कर देगा 10,50,000 इसमें? नहीं क्या मेरे पास फंड में है क्या? कुछ नहीं। टीचर लोग ये करते 10,50,000 माइनस कर देता, फिर बोलते स्टूडेंट को ये राइट है। क्या पागल हो गया? तो फंड में इतना रुपया है भी क्या आपके पास? नहीं इतना रुपया है फंड। 10 लाख तो ये तो हम फंड में से पूरा हटा दिया, और अब मेरे पास फंड नहीं बचा है, पर मेरा तो अभी भी खर्चा लग रहा है। कितना रुपया का और खर्चा लग रहा है? 50,000 अगर हम लोग का मैच एक्सपेंसेस और कितना रुपया लगा? 50,000। फंड है या नहीं है? फंड है या नहीं है? नहीं है। ये कौन सा अकाउंट के अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर कौन सा में चला? कैपिटल फंड कैपिटल फंड तो हम लोग को इस सब में एक चीज और बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि मेरा फंड तो खाली हो गया ना मेरा भाई। हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 हाँ एक्सपेंडिचर रुपीस इनकम रुपीस। ठीक है, यहाँ तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एक्सपेंडिचर रुपीस इनकम रुपीस। क्लियर? नॉट क्लियर? ठीक है। अब इस एक्सपेंडिचर में आके हम लोग क्या लिखते छोड़ते? मैच फंड एक्सपेंसेस मैच एक्सपेंसेस 50,000 बस 50,000 खत्म सब। आपको कुछ भी और कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि सब एक्सट्रैक्ट चल रहा है। अब कैसे निकालेगा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फाइनल आंसर? आपको थोड़ी पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दिया है वो। दिस इज द सम। क्या बोला? समझ में आया या नहीं आया ये बता। आगे भैया श्योर? क्या ये 100% क्लियर है? कि आप लोग को हम वेट कर रहे हैं रिप्लाई हाँ का? भैया हाँ भैया ये हम लोग इलस्ट्रेशन 5 का केस बी किया अभी अभी जो आपका बुक के अंदर है, और ऊपर में क्या किया था? केस नंबर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। देख लीजिए प्लीज एक बार। हाँ क्लियर है भैया। कंटिन्यू करेगा इस पार्ट से, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। आई थिंक वन मोर क्लास एंड वी आर डन विद फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, होपफुली वन मोर क्लास या 1.5 क्लास। इज एवरीवन ओके विद द फंड बेस्ड अकाउंटिंग? क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? थ्योरी तो कम से कम। हाँ भैया हाँ भैया। क्या होता है? आप एक सेपरेट फंड क्रिएट करते हैं और सारा रिसीव्ड मतलब जितना भी रुपया आया उसको क्या कर देते हैं? प्लस। प्लस जो भी पेमेंट होता है उसको क्या करते हैं? माइनस। माइनस फंड इज नॉट सफिशिएंट, तब वो कहाँ पे जाता है? इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको रेट दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट खुद से निकालना। जो खुद से निकाला वो फंड में से क्या हो जाएगा? प्लस और अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है उतना तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? आई होप दिस इज ओके फॉर माय एंटायर बैच। हाँ भैया। चलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट क्लास।